ओके, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग पहला चैप्टर हमारा। आज हम लोग पहले चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। मैटर्स इन और सराउंडिंग को पहले से पहले सबसे पहले जो चीज हमको जाननी है वो है एटम एंड मॉलिक्यूल। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, पर आप अभी से स्टार्ट करें इसको। बच्चे ये जो है ना एटम और मॉलिक्यूल आपको हर चैप्टर में मिलेगा। मतलब केमिस्ट्री कि अगर हमको बेसिक भी जाननी है तो एटम और मॉलिक्यूल से ही हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है सॉरी, एटम और मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं एटम आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स समझ गए। सॉरी यार ये क्या चल रहा है। हमने बात की कि एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अगर हम लोग बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के तो मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ, यहां लिख देते हैं मेड अप ऑफ ना, आप समझेंगे। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। When two or more atoms collapse to each other, then they form molecules. एटम समझ में आया, मॉलिक्यूल समझ में आया। अब जो बात हम करने जा रहे हैं, all those things which you can see around us, around you can see, all those things which you can see around you, all these things are matters which you can feel by your senses. नहीं समझ में आया? मैंने बात की कि आपके चारों तरफ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जिनका आप अनुभव अपने सेंसेस के माध्यम से कर सकते हैं, वो सब मैटर्स हैं। ऑल दीस थिंग्स। कंडीशन क्या है, मैंने बात तो कर ली कि भैया ऑल दोस थिंग्स विच यू कैन सी अराउंड यू, ऑल दीस थिंग्स आर मैटर। बट कंडीशन क्या है, मैटर को होने के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है विच have volume, means which can occupies space. Those things which can occupies space or which have a certain volume, that is matter. Second condition क्या है? Second condition क्या है? Which possesses mass, उसके पास क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, उसका वेट होना चाहिए कुछ ना कुछ। क्लियर? कंडीशन नंबर 1 सर्टेन वॉल्यूम होना चाहिए उसके पास। सेकंड कंडीशन पोसेसेस मास, में उसके पास कुछ ना कुछ उसके पास क्या होना चाहिए? मास तो होना चाहिए। और थर्ड की अगर बात करें हम लोग, कैन फॉलो ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल कैसे लिखेंगे यार? सॉरी, मीन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या है? हर चीज ऊपर की ओर फेंकने पर नीचे की ओर आती है। मतलब कि ये जो अर्थ का कोर है वो हर सब्सटेंस को अपने ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है ना। तो जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो मैटर्स पर अप्लाई होता है हमेशा। मैटर्स ग्रेविटेशनल लॉ के थ्रू हर बार क्या होते हैं? नीचे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। दिस इज ग्रेविटेशनल लॉ। अब हमने बात की कि वॉल्यूम सर्टेन होना चाहिए उसके पास, स्पेस मतलब ऑक्यूपाई करना चाहिए, उसके पास मास होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? ग्रेविटेशनल लॉ को फॉलो करना चाहिए। साथ में एक कंडीशन हम और लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस होना चाहिए उसके पास। रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस होना चाहिए उसके पास। समझ गए? जिसके पास ये चार कंडीशन है उसको आप मास बोल देंगे। अब ये मार्कर मेरे हाथ में है, सब्सटेंस का बना हुआ है किसी न किसी, मास होगा इसके पास। इसको हमने अपने हाथ पर रखा, इसने इतना स्पेस भी ऑक्यूपाई किया है, अर्थात इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। मास भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मास है इसके पास। और अगर इसको हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो नीचे की ओर आएगा। अगर नीचे की ओर आएगा तो ग्रेविटेशनल लॉ को फॉलो कर रहा है। और क्या ये हमारे हाथ से बिना फोर्स लगाए आपके पास तक जा पाएगा, या
आगे की ओर जा पाएगा? बिना फोर्स लगाए तो नहीं जाएगा। मतलब इसके पास रेजिस्टेंस भी है कि नहीं? मतलब जो कंडीशन एक मैटर के पास होना चाहिए इसके पास है, तो ये क्या है फिर? मैटर है ना? तो अब आप सोचिए कि क्या मैटर नहीं है। अब अपने चारों तरफ सोचिए, देखिए कि क्या चीज मैटर नहीं है, व्हाट इज नॉट अ मैटर। आप पाएंगे कि जितनी कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही है सबके सब मैटर है। आप कहेंगे गैस मैटर नहीं है, सोचिए गैस क्या मैटर नहीं है? हमारे घरों में एलपीजी आती है ना? एलपीजी जब हमारे घरों में आती है तो हम उसको क्या करते हैं? वेट करते हैं। क्यों वेट किया जाता है? सोचो, वेट करने की आवश्यकता क्यों है? अगर उसमें मास नहीं होता तो क्या वेट करने की जरूरत थी? मतलब हम चेक कर रहे हैं कि उसका गैस का मास है कि नहीं है। गैस का मास है। अच्छा, जिस सिलेंडर में उसको भरा गया है उसने उसको ऑक्यूपाई भी किया है, अर्थात उसका सर्टेन वॉल्यूम भी है। तो अगर वॉल्यूम है, मास है, तो दो कंडीशन ही काफी है उसको बताने के लिए कि वो एक मैटर है। तो जितनी भी गैसेस हमको पता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सब क्या है? लिथियम गैस नहीं है। ठीक, तो ये क्या है? जितनी भी गैसेस हैं मैटर्स हैं। जितनी कुछ दिखाई दे रही है आपको चीजें, ये वॉल आपका, ये जो वॉल है ये भी मैटर है। ये बोर्ड आपका मैटर है। मार्कर हमने बता दिया मैटर है। कपड़े हमने पहने वो मैटर है। हम भी खुद मैटर हैं। मतलब जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है सब मैटर्स हैं एक्सेप्ट ऑफ लाइट। लाइट मीन्स प्रकाश। क्या लाइट मैटर है? लाइट तो मैटर नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, ग्रेविटेशनल लॉ को फॉलो नहीं करता, इसके पास मास भी नहीं होता। होता है क्या? अगर मैं बात करूं टेम्परेचर, बताओ टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर के पास अपना कोई वॉल्यूम है? कोई ग्रेविटेशनल लॉ को फॉलो करने वाला है? वो नहीं करने वाला, तो टेम्परेचर भी नहीं है। समझ गए? तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा क्या मैटर्स हैं और क्या मैटर्स नहीं है। ये आपको क्लियर हो गया बिल्कुल? हाँ, इरेज करें इसको। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर सेकेंड, या फिर इसके पहले हम लोग जान लें कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी। सब फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर्स आर made up of teeny particles. Matters are made up of teeny particles. मतलब कि जो भी मैटर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सबके सब कैसे बने हुए हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स के थ्रू बने हैं। और वही छोटे पार्टिकल्स ही क्या है? हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हमने सबसे पहले इसी से स्टार्ट की थी आज ना। मैटर्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, और वो है क्या? एटम्स है और क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। जस्ट अ मिनट। सॉरी, मैटर्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, दैट इज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एक समझिए आप बात कि आपने क्या किया है, इस बीकर में आपने वाटर लिया, ठीक, इस बीकर में आपने क्या किया? वाटर लिया, और इसमें आपने क्या डाल दिया? KMnO4 डाल दिया। आप KMnO4 प्रैक्टिकल लैब में जब चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक। KMnO4 आपने इसमें डिजॉल्व कर दिया। जैसे आपने इसमें KMnO4 को डिजॉल्व किया, ये वाटर जो था पहले तो कलरलेस था, अब ये चेंज हो गया पिंक कलर में। ये कैसा चेंज हो गया? पिंक कलर में, ठीक। अब इसमें से आपने क्या किया? 10 ml सॉल्यूशन को आइसोलेट कर लिया। 10 ml सॉल्यूशन को आइसोलेट किया आपने, और फिर से आपने क्या किया? एक अलग बीकर में, दिख तो रहा नहीं, जस्ट मिनट, ठीक। अगले बीकर में आपने वाटर लिया जो फिर से कलरलेस था, इस 10 ml को इसमें आपने डाल दिया, ठीक। तो जब इसको पहले तो आपने बीकर में डाला, ये काफी डार्क था, डार्क पिंक था ये, ठीक।
अब इसके सैंपल को लिया है आपने, तो ये पिंक तो होगा ना, डार्क पिंक ही होगा। पर इसमें आप फिर से वाटर, इतने वाटर में आपने डाल देने पर, मान लीजिए ये सॉइल में था, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? लाइट पिंक हो जाएगा। लाइट पिंक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि समझिए, जब यहां पर आपने KMnO4 डाला, तो यहां पर इसका कंसंट्रेशन हाई था, फिर यहां से आपने इसको लिया, तो जितना इसका कंसंट्रेशन इतना ही इसका कंसंट्रेशन था। पर अब जब इस यहां से इस सैंपल को इसमें आपने इसमें डाला, तो अब इसका कंसंट्रेशन लो हो जाएगा, क्योंकि इसने वाटर में अपने इस 10 ml को ही आपने डिजॉल्व किया इसमें, ठीक है, जिसमें वाटर भी है, साथ में KMnO4 है। तो यहाँ पर KMnO4 इतना तो नहीं है जितना इसमें आपने डाला था, तो इसका क्या होगा? कंसंट्रेशन हो जाएगा लो, और जब कंसंट्रेशन लो हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? फिर ये लाइट पिंक हो जाएगा। और समझो आप कि अगर यहां से भी आपने 10 ml को निकाल लिया, मतलब कि ये पहले से ही क्या है? लाइट पिंक है, और इसको अगेन आपने किसी बीकर में डिजॉल्व किया, तो ये और भी ज्यादा लाइट हो जाएगा, है कि नहीं? पेल पिंक हो जाएगा। ये समझ रहे हैं? ये पेल पिंक हो जाएगा। शायद बोर्ड आपको दिख नहीं रहा, जस्ट ठीक, सॉरी। समझ गए? ये कहानी समझ में आई आपको? तो हम बात ये करना चाहते हैं कि पहले KMnO4 का जो पार्टिकल था वो काफी लार्ज साइज का था, इसको आपने इसमें डिसॉल्व किया तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हुआ? डिसोसिएट हो गया। इसमें से आपने इस सैंपल को आउट किया, तो इसमें ये पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स में था, जब इसको आपने इसमें डिसॉल्व किया तो ये और भी छोटे पार्टिकल्स में क्या हुआ? डिसोसिएट हो गया। और भी छोटे पार्टिकल्स में ये क्या हुआ? डिसोसिएट हो गया। और इसको वापस से आपने इसमें डिसॉल्व जब किया तो ये और भी छोटे पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो गया। मतलब कि एक पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसोसिएट होता जा रहा है ना। ये पार्टिकल जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसोसिएट होता जा रहा है। मीन्स हमने बात की, पहले कंडीशन में बात की है कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। आपने क्या किया? एक छोटा सा टुकड़ा लिया किसी सब्सटेंस का, एक सब्सटेंस का छोटा सा टुकड़ा आपने लिया, ये आपने लिया कोई सब्सटेंस, और इसको आपने छोटे पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर इसको आपने अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर इसको डिवाइडेशन शुरू किया आपने। तो एक टाइम ऐसा आएगा, डिवाइड करते 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 एक टाइम पे इतने छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे, फिर उनको डिसोसिएट करना मुश्किल हो जाएगा। उनको छोटे पार्टिकल्स में नहीं तोड़ा जा सकेगा, नहीं तोड़ा जा पाएगा ना। तो वो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होंगे उसी को आप एटम नाम देंगे। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो जाएंगे, जिनको फिर से ब्रेक डाउन करना मुश्किल हो जाएगा, वो क्या हो जाएंगे? एटम्स। होप अब भाई आपको समझ में आया ना। अब पहली फिजिकल प्रॉपर्टी का दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात होती है। ये भी कर लिया आपने, इसमें आपने क्या लिया है? वाटर, साथ में आपने क्या डिजॉल्व किया था? अभी पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। आपने देखा कि ये पार्टिकल्स जो थे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो गए। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसोसिएट तो हो गया, पर क्या ये पार्टिकल्स कांस्टेंट रहेंगे? ये एकदम बिल्कुल रुके हुए अवस्था में रहेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। ये क्या करेंगे? मोशन करते रहेंगे, इधर से इधर मोशन करेगा, फिर इधर मोशन करेगा, इधर, हमेशा ये जिगजैग मोशन करते रहेंगे। और पार्टिकल्स का जिगजैग मोशन, द जिगजैग मोशन ऑफ particles are called Brownian movement। ब्राउनियन मूवमेंट का मोशन था, समझ गए? द जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। तो सेकेंड जो कैरेक्टर है मैटर्स का, the particles by which matters are made up of are continuously moving
समझ गए? सेकंड कैरेक्टर समझ में आपको? जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यू मोशन करेंगे, और कंटिन्यू मोशन करने के को आप क्या बोलते हो? ब्राउनियन मोशन मूवमेंट बोलते हो। द जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। और ये कैरेक्टर किसका है? मैटर्स, जिन पार्टिकल्स का बना हुआ है। द पार्टिकल्स बाय विच मैटर्स आर मेड अप ऑफ आर कंटिन्यूअसली मूविंग। वो क्या करते हैं? हमेशा मोशन करते रहते हैं, हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। थर्ड कैरेक्टर की बात की जाए, सेकंड हो गया, अब थर्ड की बात की जाए। थर्ड तो हम लोग ने पहले सीख लिया। हमने पहला क्या सीखा था कि द मैटर्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, और द मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यही हमारा थर्ड रूल है। द मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। थर्ड लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक। अब स्टेट ऑफ मैटर की बात कर लीजिए। स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या है? डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, है ना? दोज मैटर्स विच हैव डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम, दैट इज सॉलिड। यही ना है? दोज मैटर्स विच हैव डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम, दैट इज मैटर, सॉरी दैट इज सॉलिड। ये हमारे हाथ में मार्कर है, सॉलिड है ये। क्यों सॉलिड है? क्योंकि इसका शेप जो है वो फिक्स है, ये कंटिन्यूअस चेंज नहीं होने वाला है। या फिर इसको हम कहीं पर भी रख दें, ये इसी शेप का रहेगा। वॉल्यूम भी इसका फिक्स है, जितना वॉल्यूम इसको यहां पर ऑक्यूपाई करना है उतना ही ये हर जगह पर करेगा, है ना? ऐसा नहीं है कि डिफरेंट प्लेस पे रख दिया इसको तो हमने ये दूसरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो डिफरेंट शेप और डिफरेंट वॉल्यूम जिसका होगा वही हमारा क्या है? सॉलिड है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए अगर इसके, तो सबसे पहले ये बात है कि इसकी डेंसिटी हाई होती है। क्या होती है? हाई डेंसिटी। फर्स्ट कैरेक्टर हो गया। सेकंड कैरेक्टर की बात की जाए अगर, तो हम कह सकते हैं कंप्रेसिबल तो नहीं होता, कंप्रेसिबल लिख देते हैं, वेरी लेस कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल, वेरी लेस कंप्रेसिबल। थर्ड क्या है इसके प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? रिजिड होता है। रिजिड होता है, और रिजिड होता क्यों है? मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर कंटिन्यू स्ट्रांगली अट्रैक्टेड समझिए। जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो हम एटम्स और मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह से दिखाते हैं, मतलब एक एटम दूसरे के बिल्कुल क्लोज होता है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड, यहां लिख सकते हैं हम क्लोजली पैक्ड, है ना? जब हम एटम्स की बात करते हैं, बोर्ड फिर से गड़बड़ हो गया, सॉरी, सही है ना? जब हम सॉलिड की बात करेंगे तो यहाँ पर एटम्स जो होंगे वो बिल्कुल क्लोज होंगे एक दूसरे की, ठीक। तो जब क्लोज होंगे तो इनको क्या करना होगा आपको? जब हम इसको कंप्रेस करेंगे, ये कंप्रेस होगा नहीं, साथ में ये रिजिड होगा, क्योंकि स्ट्रांगली क्या है? अट्रैक्टेड है एक दूसरे से। एक एटम दूसरे से क्या अट्रैक्टेड है? बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि जिनमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन हो, जिसकी हाई डेंसिटी हो, जिसको कंप्रेस करना मुश्किल हो, हार्ड टू कंप्रेस, एंड जो रिजिड हो, which have definite shape and definite volume, that is solid. एग्जाम्पल आप लोग बता दीजिए हमको, एग्जाम्पल आप लोग बता दीजिए। अब हम बात करते हैं लिक्विड की, ठीक। सॉलिड हो गया, लिक्विड की बात करते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी जो लिक्विड की है ना, अगर मैं सबसे अच्छी क्वालिटी की बात करूं लिक्विड की, इट ऑक्यूपाइज द shape of
कंटेनर। आपने सुना है ना कि जिसको जिस भी आप कंटेनर में रखेंगे उसी का शेप ले लेगा। जैसे वाटर को आपने ग्लास में रखा तो ग्लास के शेप का है, आपने किसी बाउल में रखा तो बाउल के शेप का है। जिस शेप में आपने रखा उस शेप उस कंटेनर के सॉरी जिस कंटेनर में आपने रखा उस कंटेनर के शेप को ये ऑक्यूपाई कर लेता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अब यहीं से फिक्स हो गया कि शेप तो कहीं फिक्स नहीं है इसका ना, नॉट डिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम। अगर आपने हाफ लीटर का ग्लास रखा है, ये ग्लास आपका 1/2 लीटर्स का, और जो बाउल है आपका वो भी हाफ लीटर का है, तो अगर इसको आपने फिल किया है कंप्लीट रूप से, तो इसमें से जब आप इसको इसमें ट्रांसफर करेंगे तो यहां पर भी पूरी तरह से क्या होगा, भर जाएगा। क्योंकि हाफ लीटर का ये है, हाफ लीटर का ये है, तो जितना स्पेस इसने यहां पर ऑक्यूपाई किया है उतना ही यहां पर करेगा। क्लियर है ना? तो मतलब वॉल्यूम तो इसका डिफिनिट है, फिक्स है, जबकि शेप फिक्स नहीं है। वो तो जिस कंटेनर में रखा गया उसी का शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। डेंसिटी लेस देन डिफिनिट शेप वॉल्यूम ना। थर्ड की बात की जाए, लेस डेंस देन सॉलिड कंप्रेस्ड मोर देन सॉलिड। सॉलिड से ज्यादा कंप्रेसिबल है ना। ये फोर्थ करेक्टर हो गया इसका। फिफ्थ करेक्टर की बात करें तो अगर ये फ्लो हो सकता है, देखो एग्जांपल तो आपको ही बताना पड़ेगा। कैरेक्टर्स मैं बता रहा हूं इनके। इट ऑक्यूपाइज लेस शेप ऑफ कंटेनर, नॉट डिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम। डिफिनेशन आप इसकी बना सकते हो, दोज मैटर्स विच आर नॉट डिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम दैट इज लिक्विड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर it occupies the shape of container, it is less than it is less dense than solid and compressed than more than solid। समझ रहे ना? और क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसके समझिए। यहां पर जो पार्टिकल्स हैं थोड़े थोड़े से क्या हैं, दूर है, थोड़े से पार्टिकल्स से दूर दूर है। जो पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो हम कह सकते हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आर वीकर देन सॉलिड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर वीकर देन सॉलिड। लिख सकते हैं हम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर वीकर देन सॉलिड। और वीकर होने के कारण यहां पर जो बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब है कि दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है ऊपर से निकाल देते हैं हम। देखो ये सपोज दैट लिक्विड है, तो अब इन लिक्विड के 4 पार्टिकल्स को आप ले लिया अगर, तो इतना स्पेस आपको फ्री मिल रहा है। ये जो फ्री स्पेस है इसी को आप बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, समझ गए? तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात अगर की जाएगी तो सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगा आपको, गैसियस स्टेट में, और सबसे कम कहां मिलेगा आपको, सॉलिड में। ये सॉलिड नहीं लिक्विड है ना। सबसे कम कहां मिलेगा, सॉलिड में, और सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगा, गैस में। अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, सॉलिड में, सबसे कम कहां मिलेगा, गैस में। चलिए इरेज करें इसको, इरेज। गैस की बात कर लें। गैस आपका नॉट डिफिनिट शेप, या कहते हैं हम लोग कि नाइदर डिफिनिट शेप नॉर वॉल्यूम। दोज मैटर्स विच हैव नाइदर डिफिनिट शेप नॉर डिफिनिट वॉल्यूम। ना तो डिफिनिट शेप है और ना ही डिफिनिट वॉल्यूम है। मतलब कि अगर 1 लीटर गैस लिया आपने और आपने इसको छोटे सिलेंडर में फिल किया, छोटे सिलेंडर में फिल किया आपने 1 लीटर को, तब भी ये पूरी तरह से यहां पर फिल हो जाएगा। चलिए इस तरह से क्या कर देंगे आप, ये इसमें पूरी तरह से फैल जाएगा। और अगर आपने इसी को 1 लीटर को बड़े सिलेंडर में रख दिया तो ये भी
तभी ये यहाँ पर पूरी तरह से फैल जाएगा। तो ना तो वॉल्यूम फिक्स है, नहीं इसका शेप फिक्स है, जिस कंटेनर में रखा उसका शेप ले रहा है ये। तो हम लिख सकते हैं, पहला कैरेक्टर क्या लिखेंगे इसका हम, लेस सॉरी नाइदर डिफिनिट शेप नॉर वॉल्यूम। ठीक, फर्स्ट कैरेक्टर हो गया। सेकंड, लेस डेंस देन लिक्विड, मतलब लिक्विड से भी कम डेंस है इसका। थर्ड कैरेक्टर की बात करेंगे अगर आप, तो अगर थर्ड की बात करें तो इसका थर्ड कैरेक्टर क्या होगा, ऑक्यूपाइज शेप ऑफ कंटेनर, पता ही आपको। फोर्थ की बात कर लीजिए। फोर्थ की बात, अगर फोर्थ की बात करते हैं अगर आप, तो क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाइज शेप कंटेनर। फोर्थ की बात कर लीजिए, वेरी लेस अट्रैक्शन, क्या लिख रहे हैं हम लोग, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, मतलब बिल्कुल ना के बराबर अट्रैक्शन होता है। ठीक, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। इसके भी एग्जांपल्स आप लोग बताएंगे हमको। ठीक, तो आज का क्लास इसी तक, यहीं तक। जो चीजें आपको आज के क्लास में बताई गई हैं, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू राइट ऑन योर नोटबुक, यू हैव टू सेंड इट देयर इन द ग्रुप। ओके, और एक बात, वीडियो कैसा लगा आपको ये आप लोग बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।